set is a well-defined collection of the distinct objects. तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का बहुत डीप मीनिंग होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, पहली बात तो ये होती है, एक सेट है, जैसे टी सेट है, तो सारी चीज़ें टी से मुतल्लक़ हैं। तो सेट के अंदर जो आप डिफाइन करने जा रहे हैं, जिस चीज़ के वो बारे में है, सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी कह सकते हैं टी सेट। दूसरी बात, हर जो एलिमेंट उसके अंदर रखा होता है, मसलन आप कह दें कि हमारी क्लास में जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका सेट। अब हाउ कैन यू डिटरमिन द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल? नंबर लेने से बनता ये थोड़ी है कि बहुत ज़हीन होता है तो नंबर लेता है। नोबडी कैन जस्ट से कि ये इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है, और नंबर आना का मतलब ये नहीं होता बहुत ज़्यादा लायक है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है। तो कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। हाउ कैन वी डिटरमिन द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट फिनोमेना। तो इसका मतलब है अनडिफाइंड है। तो वो जो भी चीज़ सेट के अंदर रखी होगी, इट इज सपोज टू बी वेरी डिफाइंड। फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलहदा अलहदा। एक सेट के अंदर जैसे 1 2 3 1 लिखा हुआ है, दोबारा 1 2 3 1, वो सेट हो नहीं सकता क्योंकि 1 इसमें 2 दफा आ रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ ही नहीं रहे। अब एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करते हैं, जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके दो फैक्टर बन रहे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दोनों को जीरो करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 1, और दोबारा वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू 1। तो ये जो दो वैल्यूज हैं 1 और 1, ये दोनों सेट में नहीं लिख सकते। कोई बंदा क्या सोल्यूशन सेट में 1 1 लिख दो, वो सेट रहेगा ही नहीं, 1 ही लिखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख देते हैं कि 1 इज़ अ डबल रूट, मगर 1 को रिपीट नहीं कर सकते। तो सेट बेटा बनाने के 3 डिफरेंट वेज होते हैं। ये मैंने आज देखो हर चीज़ यहाँ बहुत एक्सप्लेन करके लिखी हुई है, ये नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए। तो पहली एक डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, ये इसकी डेफिनेशन है। मसलन कोई बंदा कहता है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, बस ठीक है, काफी है, ये इसको एक्सप्लेन हो गया। ये इसको क्या कहते हैं? द डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है? अ सेट विच इज डिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है बेटा? टेबल से निकले टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि ब्रेसेस कहते हैं इसको, ये जो ब्रैकेट है ना बेटा, जिसको आप लोग कहते हैं क्या कहते हैं इसको? कर्ली ब्रैकेट। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। असल नाम इसका ब्रेसेस होता है। ब्रेसेस लगाते हैं ना दांतों में, ये वही वाले ब्रेसेस हैं। तो इस ब्रेसेस के अंदर अगर अलग अलहदा अलहदा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को जैसे लिखे हुए AEIOU, तो इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स की बजाय लिख देता, ब्रेसेस लिख देता, तो यही वाले ब्रैकेट्स यूज होते हैं हमेशा। तीसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैंने आपको डिस्कशन में बताया है कि एक वेरिएबल एक्स की मदद से अगर हम लोग उस पर कंडीशन लगाकर किसी सेट को डिफाइन करते हैं तो उसका क्या नाम होता है? सेट बिल्डर्स नोटेशन। मसलन sometime more convenient or useful to employ the method of the set builder notation in specifying the set, है ना? This is done by using a symbol or letter for any arbitrary member. कि अगर एक सेट है, सेट ऑफ वॉवेल्स है, तो उसमें एक एक्स वेरिएबल है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना वेरिएबल क्या होता है, आर्बिट्ररी क्या होता है, तो इसको कहते हैं आर्बिट्ररी वेरिएबल एक्स। ये चेंजिंग वेरिएबल है, इट कैन हैव एनी वैल्यू, सो दैट इट इज रिटन एक्स इज अ वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ये इस पे कंडीशन लगा दी है। सो दिस एक्स कैन बी वट एवर कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, एक्स वो हो सकता है। एक्स क्या है? एक्स इज, बोलो बेटा क्या है एक्स? एक्स इज अ
वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल तो ए भी होता है, तो एक्स ए हो सकता है। जब कहते हैं ना एक्स इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट, फिर जो आगे कंडीशन Yes. जो उसको पढ़ना होता है, एक्स क्या क्या हो सकता है, वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए बताओ एक्स क्या क्या हो सकता है, बोलो बेटा। X is a vowel of the English alphabet. एक्स क्या क्या, हाँ सही, वॉवेल हो सकता है। वॉवेल क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ, E I O U. जो मर्जी हो सकता है। इसका मतलब वही है, जो एक्स है ए हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक्स ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है बहुत। हलीमा आपको बात समझ आई है? Yes, sir. बेटा जब कहते ये दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, आपको अंदाजा नहीं है कि हायर स्टडीज में इट इज यूज्ड टू मच। whenever we talk of an arbitrary element, तो arbitrary element is one which is changing all the time and assume the value stated condition जो है ना उसके तहत जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी वैल्यूज को assume कर लेता है। तो यहाँ पे मसलन कोई बंदा कह देता x is a natural number less than 5, चलिए बताने x is a natural number less than 5, तो x क्या होगा? नीचे सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, लेस देन 5 कहाँ तक होते हैं, बोलो। 4 तक। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। तो एक्स क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4. वाह वाह वाह, माशाल्लाह। तो ये बेटा बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है। तो ये डेफिनेशन देखे मैंने कितना अच्छी बना दी है। टू राइट अ सेट यूजिंग वन वेरिएबल, वन वन वेरिएबल लिख दिया, काफी आर्बिट्री लिखना जरूरी है। which describe all the elements of a set, ठीक है बेटा। तो ये बेटा मैंने सारे सेट्स लिख दिए हैं यहाँ आपके सामने। ये जैसे सेट ऑफ द नेचुरल, ये आपको सारे आते हैं, कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्क्राइब किए थे, सारे आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं, क्योंकि ये मैथ वाले हैं। मैथ में उन्होंने इवन और ऑड नंबर भी लिखे हुए हैं, जस्ट मेक यू क्लियर अबाउट दैट। जीरो प्लस माइनस भी होता है इनके साथ। तो ये सारे नंबर्स बेटा आपने बहुत अच्छे डिस्कस कर रहे हैं। ये देख लीजिए, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? Two sets A and B are equal, that is A is equal to B, if and only if they have the same elements. Same elements का मतलब होता है नंबर उनका सेम होना चाहिए, तादाद भी बराबर होनी चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। आगे पीछे बेशक लिखे हो, कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन जो ये कलर्ड ये लाइन लिखी हुई है, ये सेकंड डेफिनेशन है। A is equal to B, ये दूसरी डेफिनेशन है, ये दैट इज करके लिख देते हैं। दैट इज आई ई का क्या मतलब होता है बेटा? दैट इज हाँ, ये लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी में हों और बी के सारे एलिमेंट ए में हों। तो इसका क्या मतलब है? बराबर हो तो हो सकता है, वरना तो हो ही नहीं सकता। तो ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं बेटा? इसमें लिखा हुआ है टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ अ 1 to 1, इसको कैसे पढ़ते हैं? 1 to 1 correspondence can be established between them। इसमें ये नहीं लिखा हुआ उनकी तादाद बराबर हो, ये भी नहीं लिखा हुआ कि एलिमेंट्स बराबर हो, यानी इक्वल सेट्स हों। बेशक इन्फिनिटी वाले जो सेट होते हैं ना, जैसे n इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये O भी इन्फिनिटी, ये तो जरूर इक्विवेलेंट होते हैं, मगर ये नहीं कह सकते इनके एलिमेंट्स इक्वल हैं। इन्फिनिटी कोई डिफाइंड नंबर होते हैं, ऐसे ही कह देते हैं।
both of these two set goes up to infinity. मगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहला वाला 1 है ना बेटा, ये वाला 1, इसका 1 के साथ कनेक्शन है, 2 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, आगे एलिमेंट आएंगे उनके सब के 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। तो अप टू इन्फिनिटी जब लिखा हो, इस पे बड़ा जोर दिया हुआ है कि ये दोनों के दोनों जो हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इनमें सब में है। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ सेट? द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ सेट। ये डेफिनेशन। और क्या डेफिनेशंस हैं? ये बेटा मैंने सिर्फ इसका नाम रख दिया डेफिनेशंस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशंस हैं। मसलन अगर एक सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है सिर्फ, a set having only one element is called singleton set, बस खत्म है। and a set with no element or zero number of element is called the empty set or null set। इसका कोई लिमा आपने बताना है बेटा, इसका क्या नाम है? Singleton set. One element। One null. ठीक है ना बेटा, this set is having only one element, that's why it is called singleton set। मगर ये सोचना चाहिए, it is not an empty set, empty set नहीं है। मगर फाइनाइट सेट क्या होता है? बोलिए। a set having a finite का मतलब होता है इनकी तादाद पता हो, फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसमें फाइनाइट सेट कह देते हैं। ठीक है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, बेशक जितना बड़ा नंबर मर्जी हो एंड पे खत्म हो जाए, 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू, क्या लिखा हुआ है? बोलिए 9999 वट एवर, ये भी फाइनाइट है। इनफिनिट सेट क्या होता है? A set is having infinite number of the elements। देखो बेटा, इसको फाइनाइट पढ़ते हैं, इसको इनफाइनाइट नहीं पढ़ते, इसको इनफिनिट पढ़ते हैं। दिस इज इनफिनिट, दिस इज फाइनाइट। तो दो जो नंबर जिनके इनफिनिट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं, फाइनाइट अगर ना हो तो उनको कह देते हैं इनफिनिट सेट। मसलन ये सेट है, ये 1 3 5 अप टू सो ऑन लिखा हो तो ये इनफिनिट सेट होता है। अब ये सब सेट की डेफिनेशन आ गया। If every element of a set A is an element of the set B, then A is called subset of B। बस symbolically this is written as this, A is a subset of B। ठीक है? Yes. ये बेटा ऐसे लिखते हैं। अगर B वाली साइड से पढ़े तो कहते हैं B is a superset of E। ये भी याद होना चाहिए। और ऐसे लिख भी सकते हैं उल्टा, देखो उल्टा पढ़े ना, ये खुला हुआ निशान पहले आ रहा है, ऐसे उल्टा भी लिख सकते। अभी ऐसा एमसीक्यूज में आ जाए तो B is a superset of E। तो असल बेटा डेफिनेशन जो यूज होती है बहुत ज्यादा रिजल्ट्स में। अब देखो बहुत, इससे पता है क्या लिखा हुआ है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A is also an element of B। अगर हम कहें x belongs to A और x is the arbitrary element of A, तो इसका क्या मतलब है? बोलिए। इसका मतलब है कि बोलिए x is an arbitrary element of A। x is describing all the elements of A। अगर एक सेट है ना बेटा, ये सेट है जैसे 1 3 5 है, फर्ज किया, हम कह देते हैं x belongs to this set and x is variable, so x में भी 1, x में भी 3, x में भी 5। ये देखो ये लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, it is very important। Another definition of set: A is a subset of B if and only if x belongs to A implies x belongs to B। How can we say that? बेटा बताइए, ये जो है इसको हाउ कैन वी एक्सप्लेन? आगे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल E
जी, let कैपिटल A इज इक्वल टू, चलो एकदम सेट आ गया भाई ये तो, ये आ गया। जब कहते हैं ना x बिलोंग्स टू A, तो इसका क्या मतलब है बेटा? x बिलोंग्स टू A मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका पूरा मैं लिख के दिखाता हूँ। जब इसमें 1 बिलोंग्स टू A है बेटा, यहाँ 1 लिख दो, इसका होता है 1 बिलोंग्स टू B। अगर 1 A में है तो इसका मतलब x में भी 1, इसी तरह बेटा x में भी 2। मैं आगे ये भी लिख देता हूँ, कंट्रोल V, x में भी 2। अगर 2 बिलोंग टू A है तो इसका क्या मतलब है? 2 बिलोंग्स टू B। और x क्या हो सकता है बताओ? सालिया बताओ ना, क्या हो सकता है और? x में और कौन सा एलिमेंट है? देखो ना, x में 2 तो है ही कोई नहीं, 2 वैसे ही लिख दिए। 3 है, 3 बिलोंग्स टू A implies 3 बिलोंग्स टू B। अलीमा बेटा बताइए और क्या है? 5 5 है, इसका मतलब है x 5 भी हो सकता है। अगर 5 बिलोंग्स टू A है तो इस रिलेशन का होता है 5 बिलोंग्स टू B। इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? इस पूरी लाइन का मतलब है A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। इसका मतलब है A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। B में। Whatever the set B is, तो 1 3 5 उसमें जरूर है, तो इसका मतलब है A is a subset of B। यहाँ पे भी पीछे करें ना, B भी लिख देते हैं। Let A is equal to this 1 3 5, B भी लिख देते हैं इसके साथ ही। ये तो बहुत जबरदस्त मिसाल है। ये देखो, कंट्रोल V कर देते हैं, ये B लिख देते हैं। Let B is equal to एंड लिख देते हैं, एंड इसका नाम रख देते हैं B। सेट B is equal to 1 3 5 7 9, 7 बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा। अब बेटा देखो, ये सारी की सारी बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं, ये यहाँ पे एंटर दबा देते हैं जरा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो इज इट क्लियर टू यू एवरीथिंग? Yes. ये इसको पूरे को निचली लाइन में ले जाते हैं ऐसे। जब ये एग्जाम्पल निचली लाइन में आ गई है, ये पक्का इसका हिस्सा बन गई है पक्का। इसका मतलब है कि अगर एक सेट A है, एक सेट B है, अगर हम ये प्रूव कर दें फॉर x बिलोंगिंग टू A implies x belongs to B, तो इसका मतलब होगा A इज अ सबसेट। अगर A B का सबसेट हो तो हमेशा ये कंडीशन वैसे ही होल्ड कर जाती है, A इज सबसेट। तो ये उलट भी इसका सही है, दोनों प्रॉपर सबसेट। एक सबसेट है ना बेटा, एक तो सबसेट है। व्हाट इज सबसेट? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B देन A इज अ सबसेट ऑफ B। देखो ना, दो अगर डब्बे हों, एक डब्बा जरा छोटा हो, डब्बा बड़ा हो, अगर दोनों डब्बे गत्ते के बंदे बराबर हो, एक डब्बे को अंदर दूसरे के अंदर ठूसना तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर बिल्कुल इक्वल साइज के हों, ठूस ठास के फिट कर देते हैं जबरदस्ती, कह देते हैं इज अ सबसेट ऑफ बी, मगर बी को ए के अंदर भी रख सकते हैं। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बट विद ग्रेट डिफिकल्टी यू कैन फिक्स द टू इक्वल बॉक्सेस इनटू वन अनदर। बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लेकिन अगर एक डब्बा थोड़ा सा बड़ा हो तो दूसरा डब्बा उसके अंदर प्रॉपरली आ सकता है। बस ये वाली बात बेटा याद रखें। देखो ये सेट ए है ना, अगर बी सेट थोड़ा सा बड़ा होता, एक एलिमेंट 7 जैसे 9 ना भी होता, फिर भी हम कहते हैं ए सेट बी सेट से छोटा है, ए सेट बी सेट के अंदर प्रॉपरली आ सकता है। ठीक है सालिया, सुन रही हो क्या मैंने बताया है?
अगर 2 सेट्स हों और एक सेट बी सेट जो है ए सेट से थोड़ा सा बड़ा हो, बेशक एक एलिमेंट ज्यादा हो, तो हम कहते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बात समझ आई है? Yes. देखो बेटा इंग्लिश में यही बात लिखी हुई है, अगर ए बी का सबसेट हो और बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ई। तो क्या मतलब है? बी का एक एलिमेंट ए से एक ज्यादा है, सिर्फ वन ज्यादा है, तो हम क्या देते हैं ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और ऐसे लिखते हैं, इक्वल का निशान गायब कर देते हैं। नीचे वाली बात ना इक्वल को जाहिर कर रही होती है, बस ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बस ये इसका आंसर। ये इम्तिहान में बहुत आती है, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है बेटा? ए सेट बी सेट से, बोलो, बड़ा होता है। ए सेट तो बी के अंदर रखा हुआ है ना, छोटा होता है। Yes. ए सेट बी सेट से बेटा छोटा होता है ना? तो इम्प्रॉपर कब होते हैं? जब छोटा ना हो। जब छोटा ना हो बेटा, बराबर हो जाए। सबसेट तो होना चाहिए, दो इक्वल सेट्स हो ना अगर, तो ए बी का सबसेट तो होगा, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा अगर इक्वल हो जाए, तो उसका नाम रख देते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट? बोलो, बोलिए। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, then we say that A is an improper subset of, improper subset of. है ना बेटा? अगर Yes. एग्जांपल लिखी हुई है, ये A है, ये B है, ये C है, देखो A is a सब proper of C। C में एलिमेंट ज्यादा ना, D एक ज्यादा है, तो CAB लिखा हुआ है, CAB इसके अंदर आ रहा है, CAB। B is also a proper subset of C, ये लिखा हुआ है। मगर A और B तो इक्वल है, तरतीब बेशक आगे पीछे है, तो A और B जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है, सही है? If A is a subset of B, बोलो, then how? If A is a subset of. If A is a subset of B, If all elements of A all elements of A of A are also the element of B, जो मर्जी लैंग्वेज यूज करो, कोई फिक्र की बात नहीं। अगर बेटा दो सेट्स हो ना, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो, हम कहते हैं ए बी का हिस्सा है। जैसे जो पिंडादन खान है ना बेटा, पिंडादन खान झेलम डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, तो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं पूरा बड़ा वाला जो सदर डिस्ट्रिक्ट होता है, और जो छोटा वाला होता है उसको तहसील कहते हैं। उसकी इंग्लिश पता है क्या होती है? सब डिवीजन। सब सेट के बजाय उन्होंने सब डिवीजन कह दिए। तो पिंडादन खान इज अ सबसेट ऑफ झेलम। तो सबसेट जो होता है ना बेटा, वो हिस्सा होता है उसका। तो ए बी का हिस्सा कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो, B में प्रेजेंट होंगे। बोलो। Yes. इफ every If element, all the elements of A are present in B, हाँ बस बहुत है, then A is a subset of, कितना जबरदस्त। B. मैं तो कह रहा हूँ बेटा ये डेफिनेशन समझ के याद करनी चाहिए। चलो ठीक है, मजे करो, ओके।